इससे पहले के लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस रिवीजन कराया था। आज हम रिवीजन कराने वाले हैं आपका एक नया टॉपिक जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसके बाद एक और लेक्चर होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, उसको हम कॉची-एयलर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं और उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। और फिर उसका एक और नाम होता है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो टोटल 4 नेम होते हैं, वो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम अपना जो मेन टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले तो बताएंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे बोलेंगे, ये लीनियर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं सबसे पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद आज का टॉपिक हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन देखिए, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास 2 टाइप की होती हैं। पहली हमारी होती है एक एलडीई। ठीक है, एलडी का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी होती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करेंगे एलडी में, क्या हम देखेंगे कि हम बता देंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन लीनियर है। ठीक है, तो लीनियर के लिए देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन होनी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए भाई, 1 होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर होगी तो डिग्री हमेशा 1 होगी। ठीक है, अगर 1 से अबव है तो फिर वो लीनियर नहीं होगी। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, नो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाई विद बाई। ठीक है, यानी कि बाई और बाई का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, इसको हम बोलते हैं बाई इंटू बाई, इस टाइप का टर्म नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, नो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाई विद डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि बाई इंटू डेरिवेटिव वाला टर्म भी हमारे पास नहीं दिखना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब उस केस में हमारी कैसी होगी, लीनियर होगी। नंबर 4 एक लास्ट कंडीशन होती है यहाँ पर, नो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव विद डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव वाली टर्म भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो नॉन लीनियर क्या होगी, नॉन लीनियर विच इज़ नॉट लीनियर, जो लीनियर नहीं है वो क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए बात करेंगे क्या करना चाहिए। देखिए इसमें आपको बाई इंटू बाई वाली टर्म्स दिख जाएंगी। ठीक है, फिर आपको सेकंड बाई इंटू डेरिवेटिव टर्म भी दिख जाएगा, सपोज दैट डी वाई ओवर डी एक्स, इस टाइप से आपको टर्म दिख जाएंगी। थर्ड केस में आपको यहाँ पर डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव टर्म भी दिख जाएंगी, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, इस टाइप से भी आपको यहाँ पर टर्म्स दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स आपको दिखेंगी तो बोल देंगे नॉन लीनियर है। अगर ये तीनों टर्म्स नहीं दिख रही हैं प्लस डिग्री 1 है तो आप बोल देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये आइडेंटिफाई करने का यहाँ पर मेथड होता है। देखिए कुछ एग्जांपल्स हम आपको लेकर के बता रहे हैं। सपोज दैट हमने एक पहला एग्जांपल लिया यहाँ पर, बाई डबल डैश प्लस 2 बाई डैश प्लस e की पावर बाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, अब ये लीनियर है या नहीं है। सबसे पहले हम इसका डिग्री चेक करेंगे। तो अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री देखिए सेकंड ऑर्डर है और सेकंड ऑर्डर की हाईएस्ट डिग्री 1 है, यानी कि ये डिग्री तो 1 हो गई। अब इसके बाद हम चेक करेंगे टर्म्स तो नहीं आ रहे कहीं पर, डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पे d2 डी एक्स उसका लिखा, यानी कि डेरिवेटिव की सिंगल टर्म आ रही, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं। इसमें देखेंगे तो बाई डैश के साथ ये भी डेरिवेटिव का टर्म, लेकिन इसके साथ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी कोई यहाँ पर अंतर डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन जब हम e की पावर बाई देखेंगे तो e की पावर बाई का एक्सपेंशन करेंगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 2 डॉट डॉट ऐसा चलते चले जाएंगे। तो वहाँ पर आप देखेंगे बाई का e की पावर बाई के एक्सपेंशन में बाई इंटू बाई वाली टर्म्स वहाँ पर आ रही हैं। तब उस केस में बाई इंटू बाई अगर आ रहा है तो ये कैसी हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। यानी कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास नॉन लीनियर है। कैसी है ये, हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए। सपोज दैट आपने लिखा बाई डैश बाई डबल डैश प्लस बाई 2 डैश बाई ट्रिपल डैश प्लस बाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव वाले टर्म आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए
हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर, दोनों डेरिवेटिव के टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। और जब भी डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव आता है तब उस केस में ये कैसी हो जाती है, नॉन लीनियर, यानी कि ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई हमारे पास। कैसी हो गई, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल आपको हम लेकर के बता रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल में सपोज दैट आपने लिखा बाई इंटू बाई डैश प्लस बाई डबल डैश प्लस बाई ट्रिपल डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए बाई इंटू बाई डैश यानी कि बाई इंटू डेरिवेटिव वाला टर्म आ रहा है, तब भी इस केस में ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल और आपको हम यहाँ पर लिख के बता रहे हैं। आपने लिखा बाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए डिग्री सबसे पहले चेक करेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है और 2 की पावर यहाँ पर 1 है, यानी कि डिग्री तो 1 हो गई। यहाँ पर हमारे पास डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कोई भी टर्म ऐसी नहीं आ रही जहाँ पर बाई इंटू बाई मिले, जहाँ पर बाई इंटू बाई डेरिवेटिव मिले, जहाँ पर डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव, यानी कि 3 टर्म है, तीनों टर्म में हमारे पास कोई भी इस टाइप की टर्म नहीं दिख रही, यानी कि ये कैसी हो जाएगी, ये हमारे पास LDE हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर डेरिवेटिव्स के टर्म देखिए कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और यही आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की। ठीक है, जनरल फॉर्म। ठीक है, तो जनरल फॉर्म देखिए क्या होती है, यहाँ पर होता है nth डिग्री डेरिवेटिव हुआ स्टार्टिंग में dn/y ओवर dxn। ठीक है, प्लस a1 dn-1 बाई ओवर dxn-1, फिर यहाँ पे होगा a2 dn-2 बाई ओवर dxn-2 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए a2 था तो n-2 आया। अब इसी तरीके से हम लेंगे an-1, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, सिंपली d बाई ओवर dx बचेगा। देखिए n-2 था तो n-2 आया। अब यहाँ पर n-1 है तो n-1 क्या होगा, सिंपली dy ओवर dx बन जाएगा। फिर लास्ट में हमारे पास क्या आने वाला है, an और ये हमारे पास y बन जाएगा, इज इक्वल टू q ऑफ x। राइट हैंड साइड पे आपके पास फंक्शन ऑफ x मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वेयर जहाँ पर हमारे पास क्या है, वेयर a1, a2, a3 डॉट 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 an-1 an आर कांस्टेंट। ठीक है, ये कैसे हैं, कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट्स। ठीक है, एंड q इज फंक्शन ऑफ x, q इज फंक्शन ऑफ x। जो q है हमारे पास किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है। अब ये लीनियर है, देखिए लीनियर कैसे है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसकी डिग्री, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, nth ऑर्डर है, और nth ऑर्डर की डिग्री यहाँ पर कितनी है, 1 है, यानी कि डिग्री तो 1 हो गई इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब लीनियर है, लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रही, सारे टर्म में कांस्टेंट टर्म ही मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, यानी कि बाई तो मल्टीप्लिकेशन में आ नहीं रहा, और केवल सिंगल टर्म डेरिवेटिव्स के, तो डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव वाला भी केस यहाँ पर फेल हो जाता है। बाई इंटू बाई वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि बाई यहाँ पर केवल एक ही टर्म आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर बाई स्क्वायर होता तब उस केस में ये लीनियर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर केवल सिंगल बाई आ रहा, कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो भी यहाँ पर केस फेल हो गया, यानी कि ये हमारे सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब इसके कॉफिशिएंट कैसे हैं, डेरिवेटिव के कॉफिशिएंट यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कॉफिशिएंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जो पोर्शन होता है LHS पे, ठीक है, LHS पे जो पोर्शन होता है यहाँ से हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, और हमारे पास जो RHS में QX होता है यहाँ से हम निकालते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल PI। ठीक है, CF और PI हम निकालते हैं, उनको हम ऐड कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है इस इक्वेशन नंबर 1, यानी कि LD विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 का अगर हम सोल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन होता है।
अब CF निकालने के अलग अलग केसेस होते हैं और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के अलग अलग केसेस होते हैं। सारे केसेस को 1 बाय 1 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक और चीज़ हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, यहाँ पर जो QX लिखा है, ठीक है, यहाँ पर जो QX है, इफ़ QX इज इक्वल टू 0, अगर QX की वैल्यू 0 आ रही है उस केस में सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब QX तो 0 हो गया, यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल वो भी 0 हो जाएगा। वहाँ से पार्टिकुलर इंटीग्रल आप निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए Q होना बहुत ही जरूरी है। अगर Q ही नहीं है तो आपके पास सीधे सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तब उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास LD विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की। अब केस नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे फॉर CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम पढ़ने वाले सारे केसेस 1 बाय 1। तो केस नंबर 1 की बात करेंगे। केस नंबर 1 पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे उसके लिए आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकल के आती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपको क्या करना है, जो हमारे पास डेरिवेटिव की टर्म है यानी कि D, ठीक है, डेरिवेटिव को किससे रिप्लेस कर देना है, M से रिप्लेस कर देना है इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देना है। तो केस नंबर 1 बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देखेंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं। तो देखिए इसी इक्वेशन नंबर 1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 प्लस a2 d की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a n माइनस 1 d प्लस a n, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पे बाई लिख दीजिए, इज इक्वल टू Q ऑफ X हो जाएगा। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए यहाँ पर क्या निकल के आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन D की जगह में M रिप्लेस कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 m की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा n माइनस 1 m प्लस an इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल के आती है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, बी फाइंड रूट्स, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ऑक्सिलरी इक्वेशन को बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम निकालेंगे वी फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। हम इस इक्वेशन के रूट्स पता करते हैं, दैट इज वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ m, ठीक है। m की वैल्यूज हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। फिर m की वैल्यू जिस तरीके से निकल के आएंगी उसी के बेसिस पे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया है, आई होप। अब चलिए बढ़ते हैं, केसेस को हम डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे निकालें। केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1 में हम क्या देखेंगे, अगर हमारे पास इफ़ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स हमारे पास रियल आ रहे हैं एंड डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है, मतलब कोई भी रिपीटेड रूट्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं, उस केस में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, c1 e की पावर m1x हो जाएगा प्लस c2 e की पावर m2x हो जाएगा प्लस c3 e की पावर m3x हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आप निकाल लीजिए। तो लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, cn e की पावर mn x हो जाएगा, ठीक है। तब इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करते हैं। फिर केस नंबर 2 की बात करेंगे। केस नंबर 2 में क्या होगा, इफ रूट्स आर रियल एंड आइडेंटिकल, यानी कि रियल है और सेम है। आइडेंटिकल का मतलब सेम, अगर सेम रूट्स आ रहे हैं, सपोज दैट हमारे पास 2 रूट्स हैं, दोनों mm आ रहे हैं, तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 प्लस x c2, ठीक है, और ये हो जाएगा e की पावर mx। ये तो 2 रूट्स अगर इक्वल आ रहे हैं, अगर 3 रूट्स हैं और तीनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं तब केस क्या होगा, cf इज इक्वल टू क्या होगा, c1 प्लस x c2 प्लस x स्क्वायर c3, ठीक है, e की पावर mx हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा अगर 2 रूट्स आ रहे थे तो c1 प्लस x c2 हो जा रहा था, ठीक है। अगर 3 रूट्स आ रहे थे, तीनों इक्वल है, तब उस केस में c1 c2 c3, ठीक है, 3 तक जाएंगे। पहले केस में x हुआ फिर x स्क्वायर हो गया,
ठीक है। इसी तरीके से अगर 4 रूट्स आ रहे हैं सेम, तो 4 रूट्स के लिए क्या करेंगे, सी एफ इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, c1 प्लस एक्स c2 प्लस एक्स स्क्वायर c3। 2 आ रहे हैं, देखिए 3 इक्वल आ रहे थे तब एक्स स्क्वायर तक हम गए। अब यहाँ पर कितने इक्वल आ रहे हैं, 4 इक्वल आ रहे हैं, तब उस केस में हम क्या करेंगे, 3 तक जाएंगे, एक्स की पावर क्यूब और c4 हो जाएगा, e की पावर mx हो जाएगा। इसी तरीके से चलते चले जाइए, अगर आपके पास n रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, कितने आ रहे हैं, n टाइम्स, तो अगर n टाइम्स आ रहे हैं तब उसके लिए हम क्या करेंगे, सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, c1 प्लस एक्स c2 प्लस एक्स स्क्वायर c3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, cn हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए कितने टाइम से, n टाइम से, तो यहाँ पर कितने x की पावर आएगी, n-1, एक पावर कम आती है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर क्या आ जाएगा, mx आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं अगर रूट्स हमारे पास रियल हैं एंड आइडेंटिकल। केस नंबर 3 की बात करते हैं, केस 3 को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो केस 3 में क्या होता है हमारे पास, इफ़ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, अगर हमारे पास रूट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, दैट इज m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप के अगर रूट्स आ रहे हैं, तब उस केस में क्या होगा, सी एफ, तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है e की पावर, ये देखिए रियल रूट रियल पार्ट है तो e की पावर अल्फा एक्स हो जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, c1 कॉस बीटा एक्स हो जाएगा प्लस c2 साइन बीटा एक्स हो जाता है, ठीक है। केस नंबर 4 में क्या होगा हमारे पास, रूट्स कॉम्प्लेक्स की जगह अगर हमारे पास इरेशनल आ रहा है, इफ़ रूट्स आर इरेशनल, इरेशनल का मतलब होता है दैट इज m इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस रूट बीटा टाइप के आ रहे हैं, तब उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, देखिए कुछ इसी टाइप का दिखता है, e की पावर अल्फा एक्स हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर c1, इस बार कॉस हाइपरबोलिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बीटा रहा था तो बीटा एक्स था, यहाँ पर रूट बीटा, तो यहाँ पर क्या होगा, रूट बीटा एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जब हमारे पास इरेशनल रूट्स आ रहे हैं। केस 5 की बात कर लेते हैं। केस 5 में क्या होगा हमारे पास, अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं और कैसे हैं, इक्वल हैं इस बार, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स बट इक्वल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं लेकिन इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तब उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, e की पावर अल्फा एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, c1 प्लस एक्स c2, ये हो जाएगा कॉस बीटा एक्स हो जाएगा, प्लस फिर हम क्या लिखेंगे, c3 प्लस एक्स c4 साइन बीटा एक्स, ठीक है। तो ये केस कब बनता है, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल रूट्स आते हैं। हम यहाँ पर 3 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और तीनों क्वेश्चन में देखेंगे CF कैसे फाइंड करते हैं। तो तीनों क्वेश्चन में देखिए RHS जो है 0, यानी कि यहाँ पर Q है हमारे पास 0, ठीक है, सारे क्वेश्चंस में Q की वैल्यू 0 है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी, हमारे पास m रिप्लेस कर देना, तो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m माइनस 4 आएगा और ये आएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, m इज इक्वल टू 4 आने वाला है और m इज इक्वल टू माइनस 1 आने वाला है। दो वैल्यू जाएँ, दोनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तब इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e की पावर m1, ठीक है, m1 क्या है हमारे पास, तो ये 4x हो जाएगा, प्लस c2 क्या है हमारे पास, e की पावर सॉरी यहाँ पर m2 क्या है, -1, तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया और यही हमारा क्या हो गया, बाई इज इक्वल टू CF, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम d को m से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पर m4 माइनस k4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। m4 और k4 को कैसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस k स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आएगा m स्क्वायर माइनस k स्क्वायर और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से इसको आप फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे तो m माइनस k आएगा और m प्लस k आएगा और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएंगी, m की वैल्यू k निकल के आएगी, माइनस k निकल के आएगी, प्लस माइनस
आई के, ठीक है, प्लस माइनस आई के यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज निकल के आएंगे। प्लस माइनस आई के को क्या लिख सकते हैं, एक तो आई के लिखेंगे और माइनस आई के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखिए K1 M1 M2 यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, K और माइनस के, तो ये तो हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तब उस केस में C1 e की पावर kx प्लस C2 e की पावर माइनस kx हो जाएगा। प्लस अब ये दो रूट्स जो आ रहे हैं हमारे पास कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, और इनमें देखिए अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि रियल पार्ट कोई भी है नहीं, तो उस केस में e की पावर 0 बन जाएगी, तो उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये हो जाएगा C3। फिर हमारे पास क्या आता है, कॉस बीटा एक्स, कॉस बीटा, बीटा क्या हमारे पास के है, तो यहाँ पर कॉस kx हो जाएगा प्लस C4 साइन kx हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और यही हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू इसका सोल्यूशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम क्या करेंगे, डी को m से रिप्लेस करेंगे, तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, -1 प्लस माइनस i√3/2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2 प्लस माइनस i√3/2, ये किस फॉर्म में हो गया, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्म में हो गया। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -1/2 है, बीटा की वैल्यू क्या है, √3/2 है। तब इस केस में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकल के आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, अगर रूट्स हमारे कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के केस में e की पावर अल्फ़ा एक्स, तो e की पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा क्या है, -1/2x हो जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर C1 cos बीटा एक्स, cos बीटा, बीटा कितना है, √3/2x हो जाएगा, प्लस C2 और हमारे पास ये कितना हो जाएगा, साइन √3/2x, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, y इक्वल टू CF हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि q की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे पीआई कैसे निकालते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि अगर q 0 नहीं है तब उस केस में पीआई भी निकालना पड़ेगा। चलिए पीआई का फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखी थी, उसमें फर्स्ट इक्वेशन नंबर हमने बोला था, उसमें RHS में क्या आ रहा था, QX, तो ये वही यहाँ पर QX है। अगर RHS में e की पावर ax टाइप का टर्म आ रहा है, तब उस केस में देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। पी आई इक्वल टू सबसे पहले हम लिखेंगे e की पावर ax/fd, ठीक है। LHS में जो भी आपके टर्म होते हैं उसको fd से डिनोट करते हैं, और उसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, e की पावर ax/fd हो जाएगा। तब इस केस में देखिए a जो है हम d की जगह रिप्लेस करते थे, तो ये क्या हो जाता है, e की पावर ax/fd fa हो जाता है, सॉरी, ठीक है। और जहाँ पर fa की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल होती है तब क्या होगा, तब देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू e की पावर ax/fd। अगर ये देखिए fa की वैल्यू 0 हो जाए, डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाए, तब उस केस में क्या करेंगे, e की पावर ax को लिख लेंगे, फिर हम बिल्कुल इसको छोड़ देंगे, ठीक है, नेगलेक्ट करके लास्ट में यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/f, ठीक है। d है तो अब हम d को किससे रिप्लेस कर देंगे, d प्लस a टर्म, ठीक है, d प्लस a, यानी कि x का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पर d प्लस a से रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा इफ़ fa इज इक्वल टू 0। fa इज इक्वल टू 0 के केस में इस तरीके से निकालते हैं। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो सिंपली आपको d को a से रिप्लेस कर देना है। अगर ये 0 के इक्वल आता है तो आपको क्या करना है, d की जगह d प्लस a कर देना है और e की पावर ax को बाहर निकाल देना है, ठीक है। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, अगर हमारे पास RHS में जो लिखा है QX की वैल्यू वो किसके इक्वल आ रही है, या तो फिर cos AX के इक्वल आ रही और sin AX, ठीक है, cos AX या फिर sin AX टर्म आ रही है, तब उस केस में हम देखिए क्या कैसे निकालते हैं यहाँ पर। तो उसका निकालने का फार्मूला क्या होता है, PI इज इक्वल टू, सबसे पहले तुम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे cos AX/FD, ठीक है, cos AX/FD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर हम क्या लिखेंगे cos AX अब देखिए जो a है इसका हम करेंगे स्क्वायर और लेंगे माइनस, यानी कि -a²। तो जहाँ पर d है उसको हम -a² से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, -a² से रिप्लेस कर देंगे।
और याद रहे नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब ये इस तरीके से पी आई निकालते हैं अगर कॉस ए एक्स है या फिर साइन ए एक्स है। अगर साइन ए एक्स हो तब भी उस केस में सेम है, एक ए को स्क्वायर करेंगे और माइनस से नेगेटिव लेंगे और डी को रिप्लेस कर देंगे माइनस ए स्क्वायर से, ठीक है। तो ये केस 2 होता है पी आई निकालने का। केस 3 की बात करेंगे। केस 3, सपोज दैट आपने ये माइनस ए स्क्वायर रखा और डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो गया। अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो गया तब उस केस में हम कैसे निकालेंगे? तब उस केस में देखिए निकालने का फार्मूला होता है कॉस ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिखा होगा। और दूसरा साइन के लिए कैसे लिखा होता है? साइन ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए कॉस ए एक्स है तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, अगर यहाँ पर साइन ए एक्स है तो इस केस में ये निगेटिव हो जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए एक्स हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या होगा? अगर हमारे पास जो क्यू एक्स वाली टर्म है, क्यू एक्स में अगर पॉलिनोमियल फंक्शन पी एक्स टाइप का आ रहा है, ठीक है, पी एक्स टाइप का आ रहा है, तब हमें क्या करना होगा? पी आई कैसे निकालेंगे? पी आई इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे पी एक्स अपॉन एफ डी के टर्म में फंक्शन लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसको ब्रेक करेंगे, कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, 1 प्लस फाइव डी के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना है। यानी कि हमको 1 लाना है, 1 प्लस या फिर 1 माइनस डेरिवेटिव वाला टर्म फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव आना चाहिए। जब इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद हमको सिंपली यहाँ पर क्या करना है? इसको हमको ले जाना है ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस फाइव डी, ठीक है। इसका हमें क्या कर लेना है? इन्वर्स कर लेना है और ये हो जाएगा हमारे पास p ऑफ x। फिर आपको क्या करना है? इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करना है। अच्छा, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। सपोज दैट अगर आपके पास लेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा? अल्टरनेट साइन आ जाएंगे, 1 माइनस एक्स फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से चलेगा। अगर आपके पास 1 माइनस एक्स इनवर्स ये आ रहा है तब इस केस में सारे साइन प्लस में चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? बाइनोमियल एक्सपेंड कर दीजिए। अब ये एक्सपेंड किस डिग्री तक करना है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जिस डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उसी डिग्री तक हमको ये एक्सपेंड करना, उसके आगे के सारे टर्म्स को यहाँ पर हम निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पता अगर nth डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसका nth डिग्री डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और n+1 डिग्री जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे वो 0 हो जाएगा। यानी कि जो जिस डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उसी डिग्री तक हम इसको एक्सपेंड करेंगे, उसके आगे के कोई भी टर्म हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में सबसे पहले तो आपको CF निकालना होगा। CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, वहाँ से CF निकालिए। हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पर PI निकालना बताएंगे। तो PI इज इक्वल टू क्या होगा? Q की वैल्यू क्या है? cos 4x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 4x अपॉन एफ डी का मतलब ये डी स्क्वायर प्लस 9 नीचे आ जाएगा, तो ये डी स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4 है। हमको क्या करना है? ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होगा, फिर माइनस ले लेना है यानी कि -16। तो जहाँ पर डी स्क्वायर है उसको -16 से रिप्लेस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? cos 4x अपॉन ये -16 प्लस 9 हो जाएगा। और ये हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है cos 4x अपॉन -7, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन में डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 बाई इक्वल टू ई की पावर x है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप सोल्यूशन निकालेंगे तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? बाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपको निकालना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, सी एफ और पी आई में ऐड कर देंगे, सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में देखिए पी आई कैसे निकालेंगे? पी आई इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन एफ डी। एफ डी का मतलब ये वाली टर्म आपको नीचे लिख लेनी है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट वो 1 है, तो हम क्या करते हैं? ई की पावर एक्स टाइम में क्या करते हैं? डी को ए से रिप्लेस करते हैं। ए की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन जहाँ जहाँ डी है वहाँ 1 रख दीजिए, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 ई की पावर एक्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6, ठीक है, और इक्वल टू में एक पॉलिनोमियल टर्म यानी कि एक्स की पावर 1 पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन में है। अब देखिए यहाँ पर पी आई कैसे निकालेंगे? पी आई इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6। अब हमने आपको बताया 1 प्लस या 1 माइनस एफ डी टर्म में आपको कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको जो लोएस्ट डिग्री टर्म होती है उसको कॉमन लेना पड़ता है। लोएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास -6 है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो -6 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 6 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? इसको ले जाना है ऊपर, ठीक है। न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा
देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी ओवर 6, ठीक है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। एक्स को इधर लिखा रहने देंगे और डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है -6, ये जो यहाँ पर बचा है, ठीक है, इक्वल टू। अब हमको क्या करना है, ये पावर यहाँ पर 1 है यानी कि पॉलिनोमियल फर्स्ट डिग्री की है, तब हमको क्या करना है, केवल एक टर्म तक ही एक्सपेंड करना है। तो 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तब इसका एक्सपेंशन देखिए क्या आने वाला है, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी ओवर 6, ये x हो जाएगा, ठीक है। अब x को अंदर ले लीजिए, तब ये क्या हो जाएगा x प्लस, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 6x हो जाएगा माइनस डी ओवर 6x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आंसर आने वाला है x प्लस डी स्क्वायर, ये देखिए 1 डिग्री है और डेरिवेटिव 2 टाइम्स करें, ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और माइनस डी ओवर 6 यानी कि -1 अपॉन 6, और x का डेरिवेटिव बनी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, x -1 अपॉन 6, ठीक है। और एक ये -6 ऑलरेडी बाहर चल रहा था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1/6, ये हमारे पास पी निकल के आ जाएगा इसका, ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन का। चलिए देखिए केस नंबर 5 में क्या, अगर QX = EAX × V टाइप का अगर कोई भी फंक्शन है, V यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, कॉस फंक्शन हो सकता है, ठीक है, साइन फंक्शन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तब उस केस में क्या करने के, e⁴x × V/FD पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या करते हैं e⁴x को बाहर निकालते हैं, फिर हम d की जगह d+a रिप्लेस कर देते हैं, तो b/d+a हो जाएगा, e⁴x बाहर आ जाएगा, फिर b/f+d+a को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे सॉल्व किए जाते हैं इससे पहले के जो केसेस हमने पढ़े हैं पी के। केस 6 में बात करते हैं, केस 6 में क्या है, px × cos ax या फिर sin ax टाइप का अगर कुछ भी फंक्शन आ रहा है, तब उस केस में क्या करेंगे, देखिए अगर हम e⁻i⁴x का यहाँ पर लिखें आयलर्स मेथड से, तो ये क्या हो जाएगा, cos ax + i sin ax हो जाएगा, ठीक है। हमें अगर केवल cos ax चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा, किसका हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ e⁻i⁴x का एक्सपेंशन। वहीं पे अगर हमें केवल sin ax चाहिए होगा तो sin ax क्या होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i⁴x। तो वहीं यहाँ पर लिखा है, सपोज दैट आपको pi = px × cos ax/fd फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब cos ax का रियल पार्ट होता है e⁻i⁴x का, तो क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ px × e⁻i⁴/fd। फिर आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, e⁻i⁴x को बाहर लाना है, ठीक है, तो x का कोफिशिएंट i है तो d को रिप्लेस कर देंगे d+ia फॉर्म में, उसके बाद जैसे सॉल्व किया जाता है उस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। फिर केस नंबर 7 में क्या होता है, qx/d + α, qx/d - α, ठीक है। अगर d + α है तो यहाँ पर e⁻−αx आएगा, अगर -α है तो e⁻αx आएगा। फिर इंटीग्रल के अंदर क्या होता है, साइन चेंज होता है, यहाँ पर माइनस आया था तो यहाँ पर प्लस का αx हो जाएगा, इंटू q dx हो जाएगा, फिर यहाँ पर बाहर क्या है, प्लस का αx है तो अंदर क्या होगा, -αx × q dx हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले रहे हैं उसके द्वारा हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर लिखा है d² - 3d + 2y = sin e⁻ex, ठीक है। तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल आपको निकालना है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin e⁻−x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, d-2 लिखेंगे, d-1 लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, d-2 को एक बार ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसको हम रोक लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, sin e⁻−x अपॉन d-1, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है ये किस फॉर्म में हो गया, q/d-α फॉर्म में हो गया, तब इसका इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, देखिए d-2 हो जाएगा, इसका देखिए सोल्यूशन कैसे होता है, ये होता है d-α अगर आया तो e⁻αx लिखेंगे, तो e⁻αx का मतलब क्या हो जाएगा, e⁻x, ठीक है, e⁻x इंटू इंटीग्रल के अंदर e⁻−x हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा q हमारे पास क्या, sin e-x है तो sin e-x dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लेट कर लेंगे e⁻−x = t पुट कर लेंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा, e⁻−x dx, और ये माइनस आ जाएगा = dt, ये माइनस साइन उधर भेज दीजिए, ये माइनस का dt हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास क्या आने वाला है, d-2 e⁻x इंटीग्रल ऑफ e⁻−x dx क्या हो गया, dt हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन t हो जाएगा, sin t dt, और माइनस साइन बाहर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। sin t का इंटीग्रल आपको पता ही है क्या होता है, sin t का इंटीग्रल क्या होता है, -cos t, ठीक है,
तो ये हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e की पावर x cos t आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये देखिए फिर से हमारे पास किस फॉर्म में गया, अब d माइनस टू को आप यहाँ भेज दीजिए, d माइनस टू फिर से d माइनस अल्फा टाइप का आ गया, d माइनस अल्फा टाइप का आ गया, तो आपको क्या करना है, e की पावर अल्फा x, इस बार अल्फा क्या है 2 है, तो e की पावर 2x हो जाएगा, इंटीग्रल e की पावर माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, इंटू q, अब इस बार q क्या है, e की पावर x cos t, और t की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, e की पावर माइनस x, ये dx हो जाएगा, ठीक। माइनस 2x x कंबाइन होगा तब हमारे पास ये क्या आने वाला है, e की पावर माइनस x आने वाला है, ठीक है। फिर से आप e की पावर माइनस x को क्या लेंगे, t लेंगे, ठीक है। तो आपसे आपका आंसर क्या आने वाला है, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी आने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, e की पावर 2x हो जाएगा, इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस डी टी, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और कॉस ये हो जाएगा कॉस टी डी टी, ठीक है। अब कॉस टी का इंटीग्रल क्या होता है, साइन टी होता है, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर 2x, और ये हो जाएगा साइन टी, और साइन टी की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। आई होप आपको आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक समझाया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने CF निकालना सीखा, हमने PI निकालना सीखा, और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा भी आपको बताया CF और PI कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होने वाला उसमें हम पढ़ेंगे LDE विद वेरिएबल कोएफिशिएंट या फिर कॉची आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।